आज है 11 जून, लेकिन हम 8 और 9 जून की करंट अफेयर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम पीछे रह गए 1-2 दिन। ठीक है। बाकी की जो 10 जून और 11 जून की करंट अफेयर आज के दिन ही शाम तक आ जाएगी। ठीक है। पहला प्रश्न ये है कि तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया। ठीक है। ऑप्शन है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या कजाकिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बी, यानी कि दक्षिण कोरिया। एक बार इधर देखिए, ये है ईस्ट चाइना सी। ठीक है। और ये है सी ऑफ जापान। अब इन दोनों के बीच में जो कोरियन पेनिनसुला है वो किन दो सागरों के बीच में है, ये दिमाग में रखना है। किस किस के बीच में है? एक तो सी ऑफ जापान के बीच में है और एक है ईस्ट चाइना सी के बीच में। ठीक है। कोरियन पेनिनसुला है जिसमें नॉर्थ की तरफ क्या है, नॉर्थ कोरिया, और साउथ की तरफ है साउथ कोरिया। ठीक है। यानी कि जो आपको रेड कलर का हल्का रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये नॉर्थ कोरिया है, और जो हल्का आसमानी कलर का दिखाई दे रहा है ये साउथ कोरिया है। ठीक। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को जो रेखा विभाजित करती है उसे 38 डिग्री समानांतर रेखा कहते हैं, यानी 38वीं पैरेलल लाइन। ठीक है। अक्षांशीय रेखा होती है ये। ठीक। इतनी बात क्लियर हुई। चलो देख लेते हैं एक बार। दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में, किस शहर में? सुवोन शहर। याद रखना है, अगर शहर इधर आ जाएं और इधर अगर देश आ जाएं तो मिलाने के लिए हो सकता है सुवोन शहर आ जाए उसमें, तो याद रखना है सुवोन शहर कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया में। ठीक। तो दक्षिण कोरिया के सुवोन शहर में तीरंदाजी एशिया कप 2024 का आयोजन किया गया। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक मिला है वो कुमुद सैनी को मिला है। ठीक। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अभियान 2 सिल्वर मेडल तथा 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ समाप्त किया। ठीक है। जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि हाल ही में गठित बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, क्या है? बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन, जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है, का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश के सैन डियोगो में आयोजित किया गया है। ठीक। यानी कि जो फार्मास्यूटिकल, यानी कि जो बायो फार्मास्यूटिकल जो गठबंधन है उसका जो आयोजन हुआ है वो सैन डियोगो में हुआ है। पूछ रहा है कि सैन डियोगो किस देश में है? जापान में है, दक्षिण कोरिया में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है या यूरोप में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, आकाशवाणी की न्यूज़ है और यहाँ पर ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक। देखो, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ, ये सब के सब नाम आपको क्या करना है, याद रखने हैं। भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और यूरोपीय संघ है, ने एक बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। ठीक। ये तो क्लियर हुआ। अब गठबंधन की पहली बैठक दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल प्रदर्शनी बायो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन डियोगो में आयोजित की गई है। ठीक है। अब बायो फार्मास्यूटिकल्स होते क्या है ये देख लीजिए एक बार। ठीक है। देखो, आपको पता है कि जो एलोपैथिक की मेडिसिन होती हैं, ठीक, उनमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के रसायनों का यूज किया जाता है। ये क्या है? इसके अंतर्गत क्या है कि मेडिसिन बनाई जाएंगी लेकिन रसायनों का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक। क्या होगा इसके अंतर्गत? मेडिसिन तो बनाई जाएंगी लेकिन रसायनों का यूज नहीं होगा। ठीक है। केमिकल्स का यूज नहीं होगा। देखो एक बार, देखो, बायो फार्मास्यूटिकल्स उन दवाओं की तरह नहीं होती हैं जो विभिन्न रसायनों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। ठीक है। यह एक प्रकार की चिकित्सा दवा है, यानी कि मेडिसिन है, जो किसी जीवित प्राणी के अंगों और ऊतकों, सूक्ष्म जीवों, जानवरों के तरल पदार्थ या आनुवांशिक रूप से संशोधित कोशिकाओं, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सेल्स होती हैं और जीवों का उपयोग करके बनाई जाती हैं। ठीक। बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन का उद्देश्य क्या है, ये सवाल आता है। तो देखो, इस गठबंधन का उद्देश्य कोरोना जैसी महामारी के दौरान आई दवा आपूर्ति के गंभीर व्यवधान जैसी समस्या को दूर करना है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला बाधित ना हो। इसका मतलब समझो। देखो, ऐसा हुआ था, आपको पता है कि कोरोना की शुरुआत चाइना से हुई थी। तो क्या होता है कि बहुत जो क्रूड मटेरियल होता है ना मेडिसिन बनाने के लिए, वो चाइना से सप्लाई होना बंद हो गया था। इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि जहाँ जहाँ जिस देश में चाइना से क्रूड मटेरियल जाता था वहाँ पर मेडिसिन में लैकनेस आ गई, यानी मेडिसिन में की आपूर्ति में कमी आ गई। तो उससे बाकी एक चाइना के इफेक्ट होने से, केवल चाइना में कोरोना होने से आपने देखा कि कई देश प्रभावित हुए, यानी कि भारत भी प्रभावित हुआ। भारत में भी चाइना से बहुत सारा मेडिसिन का जो क्रूड मटेरियल आता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि इन ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि मान के चलिए किसी देश में कोई स्थिति बने तो इमरजेंसी में मेडिसिन ही खत्म हो जाए, मेडिसिन की आपूर्ति ना कर पाए, ये सप्लाई चेन बाधित ना हो, इसके लिए शुरू किया जा रहा है क्या? बायो फार्मास्यूटिकल्स जो कोलेशन है, यानी बायो फार्मास्यूटिकल्स गठबंधन। ठीक। जिसमें कौन कौन से देश हैं इस चीज़ का आपको दिमाग में रखना है कि भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जापान है। ठीक। कौन कौन है? एक तो भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया और जापान हो गया। देखो, भारत, दक्षिण कोरिया और जापान 3 एशियाई देश हैं, एक अमेरिकन देश है और एक यूरोपीय संघ है। ठीक। ये बात क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चुने गए संयुक्त राष्ट्र महासभा के अस्थायी सदस्यों में निम्नलिखित में से किस किस को चुना गया है? ऑप्शन क्या है? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा और या डेनमार्क। इसमें से उत्तर चुनना है कि केवल 1-2, केवल 1-2-3, केवल 2-3-4 या सभी। तो इसका उत्तर होगा डी, यानी कि सभी। देखो, आपको पता है कि जो यूएन महासभा है, यूएन महासभा में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। उनमें से 5 स्थायी होते हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल होता है 2 साल का। ठीक।
और इन जो सदस्यों को चुना जाता है वो चुना जाता है 2/3 बहुमत से, ठीक, 2/3 बहुमत से, यूएन महासभा के 2/3 बहुमत से, ठीक है। देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान यानी कि ग्रीस, ये याद रख लो, सारे के सारे नाम याद रख लो, 1 2 3 4 5, क्या क्या है, पाकिस्तान, और अफ्रीका से है सोमालिया, और ये जो मिडिल अमेरिका से है पनामा, और यूरोप से है डेनमार्क, और यूनान यानी कि ग्रीस को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया है। उन्होंने 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्हें 1 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2025 से कब तक चलेगा, 2027 तक इनका कार्यकाल, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, किसी देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए उपस्थित और मतदान करने वाले संयुक्त राष्ट्र के कम से कम 2/3 सदस्यों को के वोटों की आवश्यकता होती है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर स्थायी सदस्यों को चुनने के लिए गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब किसने किसको वोट डाला है कोई क्लियर नहीं रहता, गुप्त मतदान का प्रयोग किया जाता है। अब एक बार इसे देख लो कि सुरक्षा परिषद के यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी, ठीक है। अस्थायी में ये होगा, ठीक, स्थायी में भी ये होगा, होते हैं। स्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस और चीन है, ठीक है। उनके पास वीटो शक्ति है। 10 सीट 4 क्षेत्रीय समूहों के बीच वितरित की जाती हैं। वो 4 क्षेत्रीय समूह कौन से? अफ्रीका और एशिया, पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ठीक है। कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं वो, और पश्चिमी यूरोप, ठीक है। क्या क्या है? अफ्रीका और एशिया एक क्षेत्र हो गया, पूर्वी यूरोप एक दूसरा क्षेत्र हो गया, पश्चिमी यूरोप तीसरा हो गया। अब हो गया एक लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, ठीक। और ऐसे करके ये 4 क्षेत्र हो चुके हैं, ठीक। ये बात समझ में आई? देखो, सदस्य केवल अपने क्षेत्रीय समूह से ही उम्मीदवार हो सकते हैं। ये भी ध्यान रखना कि मान के चलो अगर पाकिस्तान चुना गया तो किस क्षेत्र से चुना गया होगा? अफ्रीका एशिया क्षेत्र से, ठीक है। पूर्वी यूरोप से नहीं चुना जा सकता। आगे आ जाओ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में आंध्र प्रदेश ने 2 राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अपने विभाजन की 10वीं वर्षगांठ मनाई। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है दार आयोग, दूसरा है जेवीपी समिति, तीसरा है फजल अली आयोग और चौथा है शाह आयोग। इसमें से सही उत्तर हमें चुनाव करना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? डी, यानी कि शाह आयोग, ठीक है। आपको पता होगा भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। देखो एक बार देख लेते हैं इधर, अगर नहीं है जानकारी तो देखो स्पष्टीकरण कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जांच करने और सिफारिशें देने के लिए समय समय पर कई आयोगों की स्थापना की है। ये आयोग इस प्रकार है, कौन से हैं? पहला है दार आयोग, दूसरा है जेवीपी समिति और तीसरा है फजल अली आयोग। ये तीनों के तीनों आयोग किससे संबंधित हैं? ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित हैं, ठीक है। अब कैसे है? देखो, दार आयोग का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? दार आयोग का गठन हुआ था जून 1948 में। कब हुआ था? जून 1948 में। ये बात क्लियर हुई। और इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट कब दी थी? इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी दिसंबर 1948 में, ठीक है, दिसंबर 1948 में। अब देख लो, इसकी अध्यक्षता एस के धरने की थी, ठीक है। इस आयोग को ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया था। इसने भाषाई समरूपता पर जोर दिया था और इसने जो राज्यों के पुनर्गठन का जो बेस बनाया था वो क्या बताया था? प्रशासनिक आधार। क्या बताया था? प्रशासनिक आधार। इसने कहा कि प्रशासन के आधार पर कि कहाँ से प्रशासन करना ज़्यादा बेहतर है, कहाँ से सुलभ है, कहाँ से दुर्लभ है, इनके आधार पर हमें क्या करना चाहिए? राज्यों का गठन करना चाहिए। ये सिफारिशें की थी किसने? दार आयोग ने, या फिर इनको धर आयोग भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको? धर आयोग, ठीक। ऐसे धर थे ना, तो इसको दार आयोग नहीं बल्कि धर आयोग कहा जाता है, ठीक है। आगे कह रहा है जेवीपी समिति। इसमें सदस्य कौन कौन थे? देखो, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। क्या है? पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 सदस्य थे, ठीक है। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। जेवीपी समिति में सदस्य क्लियर हुए। इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ सिफारिश की थी। हाँ, ये भी बात सही है। देखो, जब धर आयोग का गठन किया गया था और धर आयोग ने जब भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ठुकरा दिया था, उसके बाद में क्या हुआ था कि विशेष तौर पर विरोध प्रदर्शन होने लगे थे, ठीक है। तो जब रिपोर्ट दी थी, धर आयोग ने रिपोर्ट कब दी थी? दिसंबर 1948 में। तो जेवीपी समिति को दिसंबर 1948 में ही गठित करना पड़ा था। दिसंबर 1948 में ही जेवीपी समिति का गठन करना पड़ा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था? बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, जेवीपी समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की वो की थी अप्रैल 1949 में। कब की थी? अप्रैल 1949 में, ठीक है। अप्रैल 1949 में जेवीपी समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ सिफारिश की थी और इसने औपचारिक तौर पर मना कर दिया था कि भाई भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं फजल अली आयोग।
देखो अब देखो जेबीपी समिति ने भी क्या कर दिया, मना कर दिया, ठीक है, यानी कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं हो सकता। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि बात है आंध्र प्रदेश की, किसकी, आंध्र प्रदेश की, इसको मद्रास से अलग करके तेलुगु भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन करना पड़ा था सरकार को, ठीक है। कब करना पड़ा था? अक्टूबर 1963 में, ठीक है, अक्टूबर 1963 में, सॉरी अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके भाषाई आधार पर यानी कि तेलुगु भाषा के आधार पर इस राज्य का गठन करना पड़ा था, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो पोट्टलू श्री रामुलु थे, क्या नाम था उनका, अगर मैं गलत नहीं हूँ बिल्कुल सही हूँ, पोट्टलू श्री रामुलु, ठीक है। पोट्टलू श्री रामुलु ने एक अनशन किया था इसके लिए और 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए अंततः सरकार को आंध्र प्रदेश का गठन मद्रास राज्य से अलग करके करना पड़ा था अक्टूबर 1953 में। और अक्टूबर 1953 में जब आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, उसके बाद में एक और समिति का गठन किया गया था एक और समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1953 में, ठीक है। अक्टूबर 1953 में पहले ही आंध्र प्रदेश का गठन किया जा चुका था, उसके बाद में दिसंबर 1953 में और एक और आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था फजल अली आयोग, ठीक है। इसके सदस्य फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू थे। क्या क्या नाम थे? फजल अली, के.एम. पणिक्कर, फजल अली, के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू, ये दिमाग में याद रखना। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। इस आयोग ने मान लिया था कि हाँ भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो जाना चाहिए। इसने क्या था कि 4 आधार दिए थे राज्यों के पुनर्गठन के लिए। कितने? 4 आधार दिए थे। उनमें से एक आधार जो सेकंड वाला था वो क्या था? भाषाई आधार पर था, ठीक है। ये बात क्लियर हुई या नहीं? ठीक। अब देखो इसी आयोग की सिफारिश के आधार पर, क्योंकि इसने 16 राज्यों के लिए कहा था कि 16 राज्य होने चाहिए, लेकिन सरकार ने थोड़ी बहुत इसकी मान्यताओं को मतलब अस्वीकार कर दिया था। इसकी जो रिपोर्ट थी उसको थोड़ा बहुत ही अस्वीकार किया था, अदरवाइज सारी की सारी जो इसने सिफारिश की थी सबको मान लिया गया था। और 1 नवंबर क्या है, 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, कितने थे? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 6 यूटी, ठीक है। 16 तो स्टेट थे और 6 यूटीज थी। 16 स्टेट और 6 यूटी के साथ 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। कौन सा? 7th अमेंडमेंट। और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया था, ठीक। जब भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया तो कितने थे? 14 राज्य थे। कितने थे? 14 राज्य। ये 16 राज्य कर दिया क्या शायद? हाँ, गलत कर दिया है। इसने रिपोर्ट ने जो दिया था, इस रिपोर्ट ने सिफारिश की थी 16 राज्यों की, लेकिन जो सरकार ने माना था वो किया था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। और भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि शाह आयोग 1977, इसको याद रखना। 1977 में जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, कदाचार और ज्यादतियों के विभिन्न पहलुओं की जांच करने और उन पर गौर करने के लिए न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में एक शाह आयोग का गठन किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस चीज़ को याद रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में भारत की 81वीं और 82वीं रामसर स्थलों के रूप में अधिसूचित नागी पक्षी अभ्यारण्य तथा नकटी पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि बिहार, ठीक है। देखो नागी पक्षी अभ्यारण्य भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह बिहार के जमुई जिले में है। यह नागी नदी पर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। और नकटी पक्षी अभ्यारण्य यह भारत का 82वां रामसर स्थल है। यह भी नकटी बांध द्वारा निर्मित एक मानव निर्मित स्थल है, ठीक। बिहार में अब 3 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला बेगूसराय जिले में कांवर झील है, जिसे 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। अब एक बात समझो, पूरी दुनिया में रामसर स्थलों के संदर्भ में पहले स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, जहां पर 175 रामसर स्थल है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और दूसरे स्थान पर है मैक्सिको, जहां 144 रामसर स्थल हैं। और तीसरे स्थान पर भारत और चीन दोनों एक साथ आते हैं, जहां 82 रामसर स्थल हैं, ठीक है। पहले तीसरे स्थान पर कौन था? चीन। अभी क्या है? तीसरे स्थान पर चीन और भारत दोनों एक साथ आते हैं, जहां 82 रामसर स्थल है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि रामसर स्थल क्या होते हैं। तो देखो समझो 1971 की बात है, जब ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर। क्या नाम है? रामसर। यहाँ पर एक बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया, क्योंकि जल संरक्षण से लेके जैव विविधता तक और मृदा संरक्षण तक एक चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, और वो है वेटलैंड। क्या है? वेटलैंड। वेटलैंड हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी जलवायु के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए जो वेटलैंड ऐसी होंगी जिन पर खतरे की समस्या होगी, उन वेटलैंड को हम रामसर स्थल के रूप में मान्यता देंगे, ताकि जैसे ही किसी भी स्थल को अगर हम रामसर स्थल के रूप में मान्यता देंगे, तो यानी कि अब उस स्थल के संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, ठीक। रामसर स्थल का मतलब क्या है कि अगर कोई वेटलैंड रामसर स्थल के अंतर्गत है तो उसका विशेष संरक्षण किया जाना चाहिए, ठीक है। ये है बात। अब बात यह है कि भाई वेटलैंड क्या होती है। तो देखो साल भर में अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जो या तो पूरी साल पानी से डूबा रहता है, या फिर ऐसा है कि बीच बीच में मौसम ऐसा मतलब बरसात का मौसम आ गया तब पानी से डूबा रहता हो उन क्षेत्रों में, या 4 महीने या 6 महीने पानी से डूबा रहता हो, ठीक। अगर ऐसा कोई क्षेत्र है जो साल के बीच बीच में पानी से डूबा रहता हो या फिर हमेशा ही पानी से डूबा रहे, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे वेटलैंड, यानी कि आर्द्र भूमि, ठीक है।
क्लियर हुआ। तो रामसर स्थल 1971 में। अब एक और बात है कि जब इस पर सिग्नेचर किए गए थे ना, वो 2 फरवरी को किए गए थे। इस जो रामसर कन्वेंशन था, इसको क्या कहा गया था, इसको कहा गया रामसर कन्वेंशन। उस पर सिग्नेचर कब किए गए, 2 फरवरी को। तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, यानी वेटलैंड डे, ठीक है, आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है। ये यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, ठीक। अब जो रामसर कन्वेंशन, एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि लागू कब हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसको याद रखना, लागू हुआ था 1975 में, ठीक है। हस्ताक्षर कब हुए थे, 2 फरवरी 1971 में, लेकिन जो लागू हुआ है वो हुआ है 1975 में। क्या ये क्लियर हुई बात? चलो देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नक्षत्र सभा नाम से भारत का पहला खगोल पर्यटन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या सिक्किम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, वो है बी, यानी कि उत्तराखंड, ठीक है। सी नहीं है, याद रखना, उत्तर है बी, यानी कि उत्तराखंड। देखो नक्षत्र सभा है क्या, नक्षत्र सभा कुछ नहीं है। आप जाओ, आपको दूरबीनें देंगे, आप देखो, आकाश को देखो और ग्रहों नक्षत्रों को देखो, और यानी कि एक टूरिज्म टाइप का, आप स्पेस का टूरिज्म कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि जा करके कर रहे हो, आप यहीं से बैठ करके स्पेस को देख रहे हो, ठीक, विभिन्न टेलीस्कोप और इन सब के माध्यम से, ठीक है। तो वो क्या है, वो कहा जाएगा नक्षत्र सभा, ठीक। ये किसने शुरू किया, उत्तराखंड से शुरू किया। किस लिए शुरू किया है, ताकि जो है टूरिज्म बढ़ाया जा सके, ठीक। उत्तराखंड सरकार ने मसूरी में, कहाँ, मसूरी में नक्षत्र सभा नाम से अपनी तरह का भारत का पहला खगोल पर्यटन आयोजित किया है, ठीक है। पहले खगोल पर्यटन को मसूरी शहर में आयोजित किया गया था, जो पहाड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। कौन पहाड़ों की रानी के रूप में प्रसिद्ध है, मसूरी, ठीक है। यह कार्यक्रम जॉर्ज एवरेस्ट शिखर पर आयोजित किया गया था। जॉर्ज एवरेस्ट शिखर कहाँ पर है, सवाल ये है, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो इसका उत्तर क्या होगा, उत्तराखंड, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे बढ़ते हैं। देखो हाल ही में संपन्न हुई OECD या G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की बैठक के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि हाल ही में बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग पर OECD G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क की 16वीं बैठक संपन्न हुई, पहला ये है। दूसरा कह रहा है कि यह एक वैश्विक पहल है जिसे 2016 में शुरू किया गया था। तीसरा कह रहा है इसके तहत 15% की न्यूनतम दर का ग्लोबल मिनिमम टैक्स निर्धारित करने का नियम अपनाया गया है। और चौथा कह रहा है कोई भी विकल्प गलत नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे के सारे ऑप्शन सही है। अब देखो एक बार, देखो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग, कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां होती हैं वो पता है क्या करती हैं, वो ये देखती हैं कि मान के चलो भारत में कंपनी कार्य कर रही है अपना, ठीक है। तो अपना जो हेड क्वार्टर दिखाएगी वो पता है कहाँ दिखा देगी, वो दिखा देगी कि भारत का कोई भी ऐसा देश जिसके साथ में भारत का ऐसा रिलेशन हो या फिर ऐसा एग्रीमेंट हो कि अगर उन दोनों देशों के बीच में अगर कोई कंपनियां जाती हैं तो उन पर टैक्स नहीं लगेगा या टैक्स बहुत कम लगेगा। ऐसा कोई देश है तो कंपनियों ने निकाल लिया कि भाई हाँ है, एक देश है मॉरिशस। तो कंपनियां क्या करेंगी, अपना जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ दिखाएंगी, वो मॉरिशस दिखाएंगी हेड क्वार्टर, ठीक है। और बताएंगे कि हमारा तो हेड क्वार्टर मॉरिशस है। बेशक मॉरिशस में कुछ ना हो, केवल उनकी एक कमरा हो वहाँ पर, उनका बेशक एक कमरा हो, कंपनी के नाम पर कुछ भी ना हो, बेशक उन्होंने एक रूम ले रखा हो और वहाँ पर उनका एक आदमी बैठा हो, बस, ठीक। क्या कहा जाएगा, कहा जाएगा कि भाई इनका हेड क्वार्टर तो वहाँ पर है। और इसलिए ये क्या कर जाती है, यानी बेस को इन्होंने इरोजन कर दिया, बेस का इरोजन कर दिया, यानी कि अपना जिस जगह पर ये हेडक्वार्टर है उसको इन्होंने दूसरी जगह पर पहुंचा दिया है, दूसरी जगह दिखा रहे हैं। काम सारा भारत में हो रहा है, तो सारा जो टैक्स है वो कहाँ देना चाहिए, भारत में देना चाहिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मॉरिशस में 3% का सस्ता टैक्स दे रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई हम तो टैक्स तो दे रहे हैं, क्योंकि हम तो मॉरिशस में टैक्स दे रहे हैं, हम तुम्हें क्यों, मॉरिशस में टैक्स दे तो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा एग्रीमेंट है उसके साथ में। और इस प्रकार ये क्या करती हैं, टैक्स से बच जाती हैं, टैक्स से छूट पा लेती हैं। ये गलत नहीं है कहीं से भी, कानून अपराध नहीं था, लेकिन क्या था, ये लूप होल्स का फायदा उठा लेते जो हमारे नियमों में है, ठीक है। अब क्या किया गया कि इसके लिए उन्होंने ये अपनाया गया कि 15% का मिनिमम ग्लोबल टैक्स निर्धारित किया गया, ठीक। किसके द्वारा किया गया, G20 जो फ्रेमवर्क बैठक है ना उसके द्वारा, G20 इंक्लूसिव फ्रेमवर्क बैठक के द्वारा, ठीक। तो ये इस बार 16 भी हुई थी, ठीक है ये बात, और 2016 में शुरू हुई थी, ये भी बात सही है। इन्होंने ग्लोबल मिनिमम टैक्स अपनाया है कि कोई भी कंपनी किसी भी देश में जाए, चाहे कहीं पर भी उसका बेस हो, कहीं पर भी वो एस्टेब्लिश हो, क्या उसको क्या करना होगा, 15% अपना मिनिमम टैक्स देना ही होगा, ठीक। तो ये रेट याद रखना पहली बात, ठीक है, ये याद रखना। और हाँ, ये जो अपनी अपनी अलग अलग देशों में कंपनियां खोल के अपना प्रॉफिट शिफ्ट करते हैं ना, दिखाते हैं कि हमारी ये कंपनी वहाँ है, वो कंपनी वहाँ है, तो इसे जो झूठी कंपनियां इनके द्वारा जो खोली जाती हैं उन्हें शेल कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शेल कंपनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो हाल ही में एवियन इन्फ्लुएंजा AH5N2 वायरस से मानव संक्रमण का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया है? ऑप्शन है पापुआ न्यू गिनी, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है मैक्सिको और चौथा है ब्राज़ील। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि मैक्सिको। अब समझो एक बात, देखो H5N2 ये क्या है, एवियन इन्फ्लुएंजा, आपको पता है। अब एवियन इन्फ्लुएंजा का एक तो ये है जीन H5N2 और ये क्या है H5N1। अब ये ना पहले केवल पक्षियों को संक्रमित करते थे ये वायरस, केवल पक्षियों को, कोई मामला नहीं था कि इनका जो संचरण है वो मनुष्यों में हो रहा है, कोई मामला नहीं था। लेकिन हुआ क्या, अभी कुछ ही समय पहले, आज से 10-15 दिन पहले H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा, इसका पहला संक्रमण कहाँ देखा गया, इस वायरस का पहला संक्रमण मनुष्य में ऑस्ट्रेलिया में देखा गया। कहाँ देखा गया, ऑस्ट्रेलिया में।
तो इससे लोग घबराए कि भाई एवियन इन्फ्लुएंजा जो अभी तक केवल पक्षियों में होता था वो तो मनुष्यों में भी पहुंचने लग गया। लेकिन H5N2 ये भी केवल मनुष्यों में ही होता था, सॉरी ये भी केवल पक्षियों में ही होता था। अब इसका पहला मामला कहाँ आया है? इसका पहला मामला आया है मैक्सिको में। यानी कि जो वायरस केवल और केवल पक्षियों को या जानवरों को केवल संक्रमित करते थे, अब वो किस में संचरित हो रहे हैं? वो पहुंच रहे हैं मनुष्यों में। और ये चीज़ डराने वाली है। समझ में आ रहा है? अब एक बार मैक्सिको को अगर देखना चाहें तो देखो, नॉर्थ अमेरिका में मोटे मोटे तौर पर बड़े बड़े जो देश हैं वो कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको, ये 3 बड़े बड़े देश हैं। ठीक है। अब कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में जो एक रेखा है, ये समानांतर रेखा, इसको 49 डिग्री समानांतर रेखा कहा जाता है, यानी 49 डिग्री पैरेलल लाइन। ठीक है। और ये है यूनाइटेड स्टेट और ये है मैक्सिको। ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट और मैक्सिको को जो नदी विभाजित करती है ना, यहाँ इन दोनों के बीच में एक नदी है, उसका क्या नाम है? रियो ग्रांडे। क्या नाम है? रियो ग्रांडे। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वो एक्सप्लेनेशन कह रहा है कि यह एक चिंता का विषय है क्योंकि एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस मुख्य रूप से पक्षियों को प्रभावित करने वाला वायरस है तथा इसका संक्रमण केवल पक्षियों में फैलता था, किंतु अब यह मनुष्यों में भी पाया जाने लगा है। नोट बता रहा है कि हाल ही में H5N1 वायरस का मनुष्य में संक्रमण का पहला मामला ऑस्ट्रेलिया में दर्ज किया गया था। ठीक है। H5N1 का पहला मामला कहाँ किया गया था दर्ज? ऑस्ट्रेलिया में। और जो H5N2 का कहाँ किया गया है? मैक्सिको में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जो कल का प्रश्न था कि किस हाईकोर्ट द्वारा मवेशियों पर ऑक्सीटोसिन के उपयोग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है? ऑप्शन है इलाहाबाद हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट या कोलकाता हाईकोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट। ठीक है। और आज के लिए जो प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में 2 दिवसीय सम्मेलन आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, क्या है? इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ठीक है, का आयोजन किया गया है? बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है इसका आयोजन। ठीक है, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, असम या महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर कहाँ देना है आपको? कमेंट सेक्शन में। ठीक है।